तो दक्षिण भारत के इतिहास में हमने बहुत सारे साम्राज्य पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े नाम सुन लिए हैं, चोल जैसे बड़े बड़े महान महान साम्राज्य देखे हमने, है ना। राज और राजेंद्र चोल जैसे महान शासक देखे हैं हमने वाकाटक देखा, सातवाहन देखे। शुरुआत से अगर देखें तो हमने दक्षिण भारत की शुरुआत हमने कहाँ से की है? हमने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की थी, है ना। अगर दक्षिण भारत का हम बनाएंगे नक्शा, हाँ, तो ऐसे कुछ बनेगा, है ना। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक साम्राज्य था जिसे हम चेर कहते थे। क्या था? चेर। और इसके जस्ट इधर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे हम क्या नाम दिए थे? पांड्य हुआ करते थे। और पांड्य ही थे जो इस वंश में यहाँ पे, जिनकी वजह से हमको इस इधर की सारी जानकारी, दक्षिण भारत की हमको जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 3 संगम कराए थे। कितने संगम कराए थे? 3 संगम कराए थे। किसने करवाया था? पांड्यों ने। क्योंकि ये इधर के सबसे धनी माने जाते थे। इधर का सबसे धनी साम्राज्य किसका था? पांड्यों का था। क्या चेर का था? नहीं, चेर सबसे प्राचीन थे, पर पांड्य सबसे धनी थे। लेकिन अगर बात की जाए बाहुबल में सबसे ज्यादा कौन थे, जिनका साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तार करा था, वो कौन थे? वो चोल थे, है ना। तो चोलों का साम्राज्य यहाँ कुछ था, इधर ये चोल का हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया, है ना। जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र कहते हो, ये दक्षिण का तमिलनाडु है, ये उत्तर का तमिलनाडु, पूरा तमिलनाडु है ना। आज के समय में अगर देखोगे तो तमिलनाडु तब 2 टुकड़ों में था। नीचे वाला जो दक्षिण वाला भारत हुआ करता था, दक्षिण तमिलनाडु, वो किसमें आता था? पांड्य का। और उत्तर वाला तमिलनाडु ये चोल में आता था। राजेंद्र चोल नहीं, चोल में, है ना। राजेंद्र चोल तो उसका एक शासक है ना। तो चोलों का क्या था? चोल बहुत ज्यादा दिनों तक चले। सबसे ज्यादा लंबा समय पूरे भारत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला वंश कौन सा होगा? चोल वंश है, जो सबसे लंबे समय तक टिका, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये 2 बार आया। एक बार इसको खत्म कर दिया गया, पर इसने हार नहीं मानी, अपने अंदर वो आग जमाए रखी। जैसे बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी में क्या होता है? एक होता है अमरेंद्र बाहुबली होता है। वो पहले लड़ता महान शासक हुआ करता है, इधर भी महान शासक हुआ करते थे, है ना। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? वो किसी प्रकार से छल या कपट के द्वारा मारा गया, है ना। अब क्या हुआ? उसका भाई वहां पे शासन करने लगा, लेकिन उसका एक बेटा था जो अभी भी कहीं ना कहीं पल रहा था, और वो बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब ये वाला इधर साम्राज्य इनका थोड़ा कमजोर होगा और फिर हम आएंगे, दोबारा से हमला कर देंगे। फिर आता है महेंद्र बाहुबली। वैसे ही सेम इनकी कहानी है ना, कि दोबारा में फिर महेंद्र बाहुबली बनकर के कौन आ गया? विजयालय। और विजयालय ने दोबारा से यहाँ पर आकर के चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इस बार जब स्थापना की तो ये और भी बहुत बेहतरीन होकर के निकला। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि एग्जैक्ट जानकारी है नहीं, तो ये थोड़ा क्लैश करता रहता है कौन किधर है, ठीक है। पहले देखो उधर जब तुम इतिहास पढ़ोगे ना उसके एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसमें उसका संस्थापक ही सीधे सीधे लिखा गया है कि चोलों का संस्थापक विजयालय है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि इधर आया था या उधर आया था, ये वाला कंफ्यूजन वाला है। तो ऐसे कभी जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा डायलेमा तुम्हारा बन जाएगा, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, है ना। थोड़ा कहानी को समझो यहाँ पे। तो चोल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चोल दोबारा से जब आया तो बहुत ज्यादा प्रतापी हो गया। तो इधर का हमको संगम काल के 3 वंश पता हो गए, यही तो 3 वंश थे यहाँ पे। 3 संगम करवाए किसने थे? पांड्य ने। इनमें सबसे महान कौन सा था? चोल था। कितने दिनों तक चला? लगभग 1500 साल। 1500 सालों तक चला कि नहीं चला? सबसे प्राचीन कौन था? चेर। सबसे महान कौन था? सबसे धनी कौन था? पांड्य। बात खत्म। यही तीनों थे संगम काल के वंश। हमको और भी पता थोड़ा, अगर और हम पीछे देखें तो यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे सातवाहन हुआ करते थे, जिनको हम आन सातवाहन कहते हैं। होते थे? नहीं हुआ करते थे। आन सातवाहनों की जगह पे ही आए वाकाटक वाले। तो अभी यहाँ पे कौन मिलेंगे? यहाँ पे वाकाटक मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इधर कौन रह रहा था? इधर वाला साम्राज्य किसका था? ये चालुक्यों का था। इतना तो पूरी हमने कहानी पढ़ ली। चालुक्य भी हमने पढ़ा था। चालुक्यों में हमने देखा एक बहुत ही प्रतापी महान शासक आया जिसका नाम था पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय लड़ा। अब पुलकेशिन द्वितीय जब आया तो इसने लड़ा किससे? हर्षवर्धन से। इधर कन्नौज का शासक कौन था? हर्षवर्धन। अब ये हर्षवर्धन वहां से इधर आया, कहां? इधर चालुक्य के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय ने इधर ही नर्मदा नदी के तट पर उसको हरा दिया। सबसे महान शासक हो गया पुलकेशिन द्वितीय, है ना। उसने महेंद्र वर्मन को भी हराया। महेंद्र वर्मन कहाँ का शासक था? चोल साम्राज्य का शासक था कि नहीं था? यहीं पे, है ना। फिर उसके बाद उसका लड़का यहाँ पे हुआ नरसिंह वर्मन, उससे लड़ने के तब वो हारा कि नहीं। अब लेकिन यहाँ पे ये चालुक्य है तो इतना नॉर्मल तो था नहीं। जिन्होंने चोलों को हराया है वो इतना नॉर्मल तो होगा नहीं। हर्षवर्धन को हराया है, उत्तर भारत का सबसे महान शासक हर्षवर्धन को हरा दिया।
तो मतलब यह है कि चालुक्य बहुत ज्यादा पावर में थे कि नहीं थे? पावर अच्छी खासी उनके पास थी, कमजोर तो किसी एंगल से लग नहीं रहे हैं देखने से, पर होता क्या है कि किसी ना किसी कारण से आगे फिर खच्चर आते ही आते हैं। तो ये महान आया तो एक खच्चर भी आएगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके बाद में आगे खच्चर। अच्छा, इन वालों को क्या कहते थे? वातापी के कहते थे। इनमें सीरीज है ना, जैसे मिर्जापुर की सीरीज है, मिर्जापुर 1 फिर 2 ऐसे आते नहीं, जैसे बाहुबली बताया भी है ना, तो बाहुबली द बिगिनिंग है ना, बाहुबली द कंक्लूजन, अभी हो सकता है बाहुबली द नेक्स्ट आ जाए, है ना। तो ऐसे इनमें भी अलग अलग सीरीज है। जैसे तुमने देखा चोल 2 बार में उठा, ये 3 बार में उठे। सबसे पहले कौन आए? वातापी। वातापी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी राजधानी वातापी में हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती राजधानी इनकी? वातापी में। ये जब खत्म हुए, एक बार जब ये खत्म हुए, तो दोबारा से जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो कहाँ बनाई? नहीं, कल्याणी में बनाई। वातापी वालों को बादामी भी कहते हैं। अगली बार जब ये आएंगे तो कौन बनेगा यहाँ पे? तब ये राजधानी बनाएंगे अपनी कल्याणी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ना। अब जब कल्याणी खत्म होगा, तब अगली बार जब राजधानी बनाएंगे तब बनेगी बेंगी। तो इस राजधानी के नाम पर ही चालुक्यों को यहाँ पे जाना जाता था, है ना। अब चालुक्यों के यहाँ ही, इनके यहाँ सामंत रहा करते थे। उन सामंतों में तुमको एक याद होगा जिसका नाम था दंती दुर्ग, है ना। और यही दंती दुर्ग वो आदमी है जिसने स्थापना कर दी किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। इतना तो बताया था ना, है ना। तो अब कहानी पूरी कनेक्ट कर पा रहे होगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो गई। अच्छा, कोई बता सकता है राष्ट्रकूट वंश में जो दंती दुर्ग है, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग, है ना। कोई बता सकता है दंती दुर्ग ने चालुक्यों में से, वातापी वाले चालुक्य पहले वाले को खत्म किया, उसमें से किसको पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। सेकंड याद रखना, कीर्तिवर्मन द्वितीय को। यहां पे कौन था? कीर्तिवर्मन दूसरे वाले को, है ना, कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसको किसने हराया? दंती दुर्ग ने। इसको हराया किसने? दंती दुर्ग ने। हराया कि नहीं हराया? और यहां पे स्थापना कर दी किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। लेकिन गलती सबसे होती है, इनसे भी हुई। इन्होंने गलती क्या कर दी? इन्होंने इनको मारा नहीं, इनको अपना सामंत बना लिया, अपने ही घर में बिठा लिया, है ना। सामंती व्यवस्था कहां से चालू हुई थी? सातवाहनों से यहाँ स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, है ना। अब क्या हुआ? इन्होंने मारा नहीं, पूरा खत्म नहीं किया, बचा के रखा। अब ऐसे में होता है, अमरेंद्र बाहुबली का लड़का जब महेंद्र बाहुबली बच जाता है तो फिर वो इंतजार करता है कि कब तुम कमजोर होगे, है ना। वो कमजोर होने का इंतजार करेगा और फिर आगे चल करके कोई इनके वंश को खत्म कर देगा, तब दोबारा से फिर आ जाएगा यहाँ पे कल्याणी। तो चालुक्य का ये सिस्टम समझ में आ जाएगा ना, यहीं से ऐसे चला। तो यहाँ पे संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अच्छा बताओ, यहाँ चालुक्यों की राजधानी वातापी पे इसने कब्जा किया था, है ना। कीर्तिवर्मन को मारा तो राजधानी इसकी क्या होनी चाहिए? वातापी ही होनी चाहिए। लेकिन इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली और ये अपनी राजधानी ले गया मान्यखेड़। कहां ले गया? इसकी राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई मान्यखेड़, है ना। इसको मानखेड़ भी कहते हैं। अच्छा, आज के समय में इसको जाना जाता है सोलापुर नाम से। सोलापुर जानते हो? महाराष्ट्र का एरिया इधर है। सोलापुर नहीं जाने हो? अरे सुनने के ही पूछ रहे हैं, जाने कौन कह रहा है? मतलब नहीं गए, कोई बात नहीं। सोलापुर नाम सुना है? अरे वो एक गाना था, सोलापुर से मंगाया डीजे, है ना। सोलापुर होता कोल्हापुर होता है, हाँ ऐसा ही कुछ होता है ना। सोलापुर, तो सोलापुर सुना ही हुआ, है ना। नहीं सुना? अरे अब सुन लो। अरे ठीक है, कभी घूमने चले जाना। महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है ये पूरा। तो इनका शासन का क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक और महाराष्ट्र का आसपास का, यही तो होगा इनका। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? मान्यखेड़ बना ली। सोलापुर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सोलापुर आज नाम है उसका, पहले उसका नाम जब राजधानी में तो क्या राजधानी थी इनकी? तब इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी, है ना। तो ये इस वंश का हो जाएगा संस्थापक। फिर कोई आएगा जो इसके बाद में अगला शासक होगा, है ना। अगला शासक इसमें आया जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कौन था? कृष्ण प्रथम। ये इस वंश का अगला शासक हो गया। एक तो हो गया दंती दुर्ग, अगला शासक कौन हो गया? कृष्ण प्रथम। और ये बहुत ही योग्य शासक था। योग्य होते ना प्रतापी शासक, तो योग्य था। इसने क्या किया? तुमने एक नाम सुना होगा औरंगाबाद, अभी उसका नाम बदल दिया गया है। अभी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाजी नगर नाम से उसको अब जानते हैं, है ना। वहीं पे इसने बनवाया एलोरा की गुफाएं। सुना है नहीं सुना है? एलोरा की गुफाएं। तो इसने एलोरा की गुफाएं बनवाई। क्या बनवाया?
एलोरा की गुफाएं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई, तो सीधे वंश का नाम देता है। इतनी जल्दी इसका नाम नहीं पूछेगा कौन से शासक ने बनवाया, सीधे वंश पूछेगा किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाएं बनवाई। तो कौन हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। अगर बाई चांस तुमसे पूछ दिया जाता है कि किस शासक ने बनवाई, तो तुम तब भी बता सकते हो कि कृष्ण प्रथम ने बनवाई, है ना। अब एलोरा की गुफाओं के बारे में अगर बताएं तो एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं कोई बता सकता है टोटल? 18। कितनी है? 34। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं? 34। इसके बारे में डिटेल से बताएं ना, बताएं। देखो यहां पे क्या है, जो एलोरा की गुफाएं हैं ये 3 धर्मों के लिए हैं। कितने धर्मों के लिए हैं? हाँ, इसमें क्या है, 3 धर्मों की गुफाएं हैं, कोई एक धर्म नहीं है इसमें। ये नहीं किसी एक धर्म को ही प्रेरित है, ऐसा नहीं है, है ना। ये 3 धर्मों के लिए हैं। इसमें 34 गुफाएं बनी है और एक सीरीज से बनी हुई हैं। शुरुआत में लेकर के 1 से 12 तक, जो शुरुआत में 1 से 12वीं तक की जो गुफाएं हैं ये है बौद्धों के लिए। किसके लिए हैं? बौद्ध के लिए हैं, ठीक है ना। तो एक धर्म हो गया। दूसरा धर्म देखो आगे कितना आएगा, 13 से स्टार्ट होगा और 29 तक जाएगा। तो 13 से 29 तक है हिंदू के लिए। किसके लिए है? तो ज्यादा किसके लिए हो गई, बोलो। 13 से, हाँ अगला देखो, अगला स्टार्ट होगा 29 से या 30 से? 30 से कहां तक जाएगा? 34 तक। और ये है जैन धर्म वालों के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो सबसे कम गुफाएं किस धर्म के लिए हैं? तो जैन धर्म के लिए। सबसे ज्यादा किस धर्म के लिए हैं? तो हिंदू धर्म के लिए हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे अगर तुमको थोड़ा और बताएं कि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि नरसिंह देव का मंदिर किस नंबर की गुफा में बना हुआ है, तो तुमसे ऐसे पूछा जाएगा। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और टफ अगर पूछा जाएगा तो ज्यादा, हाँ 13 से 29 में ही होगा, क्योंकि नरसिंह देव, वो जो भगवान नरसिंह है ना, नरसिंह अवतार जिसको कहते हैं, तो भगवान नरसिंह का मंदिर इन्हीं के बीच में कहीं आएगा। तो तुक्का लगाने के लिए अगर उसमें से ऑप्शन अलग है तो तुम ऐसे लगा लोगे कि 13 से 29, लेकिन एग्जैक्ट पूछ दिया जाएगा तो लिख लेना 15वीं गुफा। 15वीं गुफा में कौन सा है? भगवान नरसिंह का मंदिर है। अच्छा, एक और बहुत पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है एलोरा का कैलाश मंदिर, तो वो भी यहीं पे होगा, है ना। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी, है ना। हाँ नहीं, 18 में एग्जैक्ट हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, है ना। जितना था उतना बता दिया। देखो वो पूछा गया है क्वेश्चन पीसीएस में, इसलिए बता दिया तुमको, हमको याद आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये अभी तुम्हारे साथ इसमें पेट में भी आया है, एलोरा का कैलाश मंदिर, किसी सेट में था शायद, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो वो यहीं से था, पूछा गया था किस वंश के शासकों ने बनवाया, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया, क्योंकि पूरी एलोरा की गुफाएं ही किसने बनवाई? नहीं, उसमें पूछा गया था कहाँ पर है, ये पूछा गया था, है ना, ये पूछा गया था। तो तुम वहां पे क्या लगाओगे? महाराष्ट्र लगा दोगे या औरंगाबाद लगा दोगे? इसलिए पूछेगा कहाँ पे है गुफाएं, तो कहाँ लगाओगे? ये औरंगाबाद नहीं कहोगे, अब क्या कहोगे? संभाजी नगर। क्या कहोगे? संभाजी नगर, है ना। ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। तो कृष्ण प्रथम के बारे में याद रखना इतना, ठीक है ना। अब बात करते हैं, धीरे धीरे शासक बढ़ते जाएंगे और फिर अगला शासक एक आएगा, है ना। और अगला शासक एक महान शासक होगा, इसका नाम होता है ध्रुव। क्या नाम होता है? ध्रुव का नाम सुना है? ध्रुव जो आएगा ये इस वंश में और सबसे प्रतापी शासक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने लड़ाई की है। इधर तुमको याद होगा, यहाँ पे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और हर्षवर्धन के बाद हमने बताया था फिर कोई इतना योग्य शासक वर्धन वंश में नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वर्धन वंश में राजगद्दी खाली हो जाएगी और राजगद्दी पे शासन करने वाला कोई नहीं बचेगा। अब जब कोई भी जगह खाली पड़ी रह जाती है तो फिर वो क्या खाली रहेगी? प्रकृति का नियम है कि जहां भी कुछ खाली है प्रकृति उसको भरने का प्रयास करेगी, है ना। तुम एक टब से एक मग्गा पानी निकालो तो आसपास का पानी आकर के वो जगह घेर लेता है, करता है नहीं करता है? वैसे यहाँ पे भी हुआ, यहाँ से ये राजगद्दी खाली हो गई वर्धन वंश की, तो यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। अब कोई एक ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसे तुम टब से पानी निकालते हो ना एक जग, तो चारों तरफ से आता है। तो इसमें भी क्या हुआ? चारों तरफ से टूट पड़े, है ना। अटैक हो गया एकदम से कन्नौज पे। अब कन्नौज पे जो अटैक हुआ वो 3 तरफ से हुआ। कहाँ कहाँ से हुआ? एक तो ये गुजरात वाला इलाका, इधर बिहार और बंगाल वाला इलाका, और इधर एक ये दक्षिण में। यहाँ पे शासन कौन कर रहा है इस समय? राष्ट्रकूट आ चुके हैं। आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? राष्ट्रकूट किसकी जगह पे आए हैं? राष्ट्रकूट चालुक्य की जगह पे आए हैं, है ना। चालुक्यों में वातापी वाले चालुक्य की जगह पे आए हैं। तो राष्ट्रकूट इस समय यहाँ पे शासन कर रहे हैं, और यहाँ पे शासन कर रहे हैं प्रतिहार। प्रतिहारों में इस समय राजा था वत्सराज। कौन था? तो वत्सराज था,
प्रतिहारों का शासक, और राष्ट्रकूटों में कौन था? ध्रुव। राष्ट्रकूटों में ध्रुव, प्रतिहारों में वत्सराज। अब बात आ जाती है इधर बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में, इधर का शासक कौन था? तो यहां से थे, लड़े थे पाल वंश। कौन लड़ा था? यहां से लड़े पाल वंश, है ना। और पाल वंशों में एक बहुत ही महान शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। याद है कि नहीं याद है? तो अभी बताएंगे, आगे पाल वंश पढ़ाएंगे, है ना। तो पाल वंश में धर्मपाल, इधर से ये तीनों लड़े, है ना। हाँ, बाहर ही हूं, बाहर हूं। तो क्या हुआ, तीनों ये कहा गए, तीनों लड़े जाकर के कन्नौज में। इधर से राष्ट्रकूट, इधर से प्रतिहार और इधर से पाल, है ना। याद होगा। इसे ही कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहते हैं इसे? त्रिपक्षीय संघर्ष। सुना होगा, है ना। और इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन वंशों के बीच में हुआ। तो तुमको याद रखना, इधर गुजरात साइड से कौन था? प्रतिहार। बंगाल साइड से कौन था? पाल। और दक्षिण से राष्ट्रकूट। अगर राजा तुमसे पूछ दिया जाएगा तो वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, ये तीन शासक हो जाएंगे। तीनों आपस में लड़ेंगे। जीतेगा कौन? देखो यहां पे फाइनल डिसीजन कुछ नहीं आया है, इसका फाइनल आया ही नहीं है। तुमने देखा होगा गांव में कहीं कोई जगह पड़ी होती है ना, विवादित होती है, जो किसी की नहीं होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर गांव के जो होते हैं ना, वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्राम समाज की जमीन पड़ी हो, फिर जो गांव के सबसे बड़े वाले आदमी होंगे ना, फिर उस पर लड़ेंगे। और वो आपस में कई सारे लड़ेंगे, एक ही नहीं लड़ेगा, उसमें कई सारे लड़ेंगे और आखिरी तक पाते कोई नहीं है। जितने की जमीन नहीं होती उससे ज्यादा का वो मुकदमा लड़ डालते हैं, मारपीट कर लेते हैं, वो मिलती किसी को नहीं। ये वाले भी लड़े। तो इस समय राष्ट्रकूट बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इन्होंने प्रतिहारों को भी हरा दिया और पालों को भी हरा दिया। और कौन जीत गया? ध्रुव जीत गया, है ना। राष्ट्रकूट जीत गए। लेकिन फिर बात यह है, दक्षिण से जाकर के उत्तर में वहां शासन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुमने इनको हराया है, इनको समाप्त नहीं कर दिया है, युद्ध के मैदान में हराया है, पर अभी ये दोनों खत्म नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। और ये खत्म नहीं हुए तो क्या तुमको वहां चैन से शासन करने देंगे? जाओ तुम वहां शासन करने, यहां तुम्हारा खुद का घर चला जाएगा। तो इस चक्कर में ये शासन कभी भी कर नहीं पाए। और ये संघर्ष कितने दिनों तक चला? ये संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने दिनों तक चला? हाँ, 3-4 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए। ये चला 100 वर्षों तक। कब तक चला? 100 वर्षों तक लगातार चलता रहा। तो सोचो, क्या केवल ध्रुव ही लड़ा होगा? इसके वंश में और आने वाले आगे के शासक भी लड़े होंगे, इसके वंश में फिर आया और कोई आया होगा, वो लड़े होंगे। लगातार ये 100 सालों तक चलता ही रहा, जब तक यहाँ पर दूसरे शासक, विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रमणकारी आकर के यहाँ पे शासन नहीं कर लिए, है ना। तब तक ये लोग आपस में लड़ते ही रहे। बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। किनके बीच में चला? हाँ, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में चला। जीता कौन था पहली बार में? ध्रुव जीता था। और जीत गया तो इसने अपने आप की उपाधि धारण की। इसने उपाधि धारण की, इसको कहते हैं धारावर्ष। उपाधि क्या धारण की? उपाधि धारण की धारावर्ष की, ठीक है ना। कौन सी उपाधि धारण की? धारावर्ष नाम की उपाधि इसने धारण की। अब फिर इसके भी वंश में एक अगला शासक आएगा जो फिर महान शासक बना, उसका नाम था अमोघ वर्ष। नाम सुना होगा? अमोघ वर्ष सुना नहीं सुना? नहीं सुना? अरे एकदम बिल्कुल फ्रेश है। चलो, फ्रेश होता तो और ज्यादा एक्साइटमेंट रहती कि हुआ क्या आखिर, है ना। तो अमोघ वर्ष आया। अमोघ वर्ष देखो इसकी उपाधि से मिलता जुलता है, धारावर्ष, अमोघ वर्ष। इसने उपाधि धारण की, तो तुम याद रखोगे कि धारावर्ष की उपाधि ध्रुव ने ली थी, तो अमोघ वर्ष उसके बाद में ही आया होगा, क्योंकि यहां से तुम थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। तो धारावर्ष के बाद में कौन आया? अमोघ वर्ष। अच्छा, ये क्या था? ये बहुत ही इस वंश में विद्वान टाइप का आदमी था। कैसा था? विद्वान टाइप का आदमी था। इसे कविराज भी कहते थे। क्या था ये? हाँ, इसे विद्वान या कविराज भी कहते थे, है ना। विद्वान टाइप का आदमी था, है ना। इसने क्या किया? इसने अपने जीवन काल में ही, ये जितने भी थे जो राष्ट्रकूट थे, ये ज्यादातर सब हिंदू धर्म को मानने वाले हुआ करते थे, है ना। अमोघ वर्ष आया तो इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। देखो इसमें बने जरूर है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाएं बनवाई, तो मतलब ये दिखाया गया है कि मानते जरूर हिंदू धर्म को थे, पर किसी दूसरे धर्म के साथ इनका कोई बैर नहीं था, क्योंकि उन्होंने बौद्धों के लिए भी गुफाएं बनवाई, जैनों के लिए भी बनाई, हिंदू तो थे ही, है ना। तो सबके साथ बराबर का समान व्यवहार था, ऐसा नहीं था। क्योंकि अभी भी तुम देखोगे तो ये तीनों ही धर्म एक ही जैसे माने जाते हैं, लगभग एक ही जैसे हैं तीनों, है ना। कहते हैं तीनों की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है,
है ना। तो इसका भी स्रोत वही है और इसका भी स्रोत वही है, तो इनमें कोई बैर का सिस्टम है नहीं, तो ये तीनों को ही मानने वाले भी कहे जा सकते हैं, है ना। इनमें क्या हुआ, जो अमोघ वर्ष आया इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, जैन धर्म, है ना। तो इसी के वंश में पहले हुआ करते थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। और हिंदू धर्म में भी अगर तुमसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म में कौन से भगवान को मानते होंगे, शैव के संप्रदाय शैव को मानने वाले होंगे या वैष्णव को मानने वाले होंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो, जगह देखो, ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, ये शैव को मानने वाले होंगे या वैष्णव को मानने वाले होंगे, ये राष्ट्रकूट, हाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वैष्णव को मानने वाले होंगे, तुम बताओ, शैव को मानने वाले होंगे। अरे हमने कहा ना, देखो इधर दक्षिण है इधर उत्तर, ये बीच के हैं, दोनों को मानेंगे। हमने अभी तो बताया, कहा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हमने अभी तो बताया, जब हिंदू धर्म की गुफाएं बताई तो हमने बताया 15वीं गुफा किसकी है, भगवान नरसिंह की है। फिर हमने बताया कैलाश मंदिर भी कहाँ है, वही गुफा में है। तो कैलाश मंदिर शिव का है और नरसिंह मंदिर विष्णु जी का है, तो दोनों ही लोगों को मानने वाले थे, है ना। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक को मानने वाले थे, है ना। तो बीच में है, तो ऐसे थोड़ा अंदाजा लगा ही सकते हो, है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अच्छा, मंदिरों की बनावट भी अलग अलग है, वो मंदिर हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है, मंदिरों की बनावट के आधार पे, है ना। तो वो भी पहचान जाओगे कि कौन सा मंदिर किस श्रेणी में बना है, क्योंकि उनका भी दक्षिण वाले अलग श्रेणी है, उत्तर वालों की अलग श्रेणी बनाने की, और बीच वालों की मिला करके है ना। तो ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो अमोघ वर्ष ने क्या किया, जैन धर्म की शिक्षा ले ली। अब जब जैन धर्म की शिक्षा ली होगी तो कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होगा, विद्वान आदमी होगा, जिससे शिक्षा ली होगी, क्योंकि कोई एक ना कोई धर्म गुरु होता है जिसे हम अपना क्या मानते हैं, गुरु मान लेते हैं, फिर उसी से शिक्षा लेते हैं। तो इनने भी शिक्षा ली जिनसेन से। किससे शिक्षा ली, जिनसेन से शिक्षा ली। अच्छा, जिनसेन जो है बड़े ज्ञानी टाइप के आदमी हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। क्या कोई बता सकता है जिनसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बताओ। पुराण पढ़े तुम लोगों ने, हाँ नहीं, अरे हमने कितने डिटेल में पढ़ाया, तुम लोगों को बता रहे हो नहीं पढ़े हैं, हाँ वैसे ही। तो देखो पुराणों में एक पुराण है, इसको कहते हैं शांति पुराण। कौन सा पुराण, वो शांति पुराण इन्होंने ही लिखा है। शांति पुराण किसने लिखा है। अब पुराण तो हिंदू धर्म के माने जाते हैं और ये तो जैन धर्म के हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वहीं पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि तीनों हैं क्या, समाज ने वैर बना दिया है आज के समय में। जब से अंग्रेज गए तब से हम लोग ज्यादा लड़े हैं, है ना। उससे पहले हम उतना नहीं लड़ते थे, समाज ने बैर बना दिया है, अंग्रेजों ने बैर बना दिया है, उससे पहले हम उतना थे नहीं, सब एक ही जैसे थे, है ना। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, पुराण लिखा इन्होंने। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, है ना। उन्हीं में से एक पुराण है, इसे कहते हैं शांति पुराण। और शांति पुराण किसने लिखा, जिनसेन ने। और ये किस धर्म के संस्थापक, किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो क्या यहाँ पे कोई बैर है, नहीं, बैर कहाँ है। आज हम लोग पाल लिए हैं कि लड़े जा रहे हैं, हमारे दिमाग में हम लोग बैर बना लिया है। और ये किसकी स्ट्रेटजी, किसकी है, अंग्रेजों की। क्योंकि उनको पता है कि इनकी जब तक हम कल्चर को इनके तोड़ेंगे नहीं, इनको आपस में लड़ाएंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान को हरा नहीं पाएंगे। 200 सालों तक शासन किया अंग्रेजों ने, पर फिर भी हमारा कल्चर नहीं छीन पाए। क्योंकि अगर कल्चर छीन लिए होते तो हम लोग बर्बाद हो चुके होते, इस कंडीशन में भी नहीं रह गए होते, है ना। अंग्रेज छोड़ के गए थे तो उन्होंने साफ यही कहा था कि जब हम जाएंगे तो इंडिया की कंडीशन इससे भी बदतर हो जाएगी, अफ्रीका के जैसे कंडीशन होगी कि यहाँ पे हर समय गृह युद्ध ही चलता रहेगा। किस आधार पे कहा था, इसी आधार पे। क्यों इन्होंने कहा था, इतने सारे धर्म हैं और सब में मैंने फूट डलवा दी है। अंग्रेजों ने सब में फूट डलवाई थी, हर आदमी से लड़वा दिया था। मुस्लिम भी लड़े थे, बौद्ध भी लड़ गए थे, जैन भी, सब लड़े थे, आपस में सब लड़ रहे थे बराबर। उनको पता था कि ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लेकिन फिर हमने अपना इतिहास पुराना उठा करके देखा, हमने देखा कि यहाँ पे कोई आपस में बैर था ही नहीं। ये शुरू कब से हुआ, जब से ये आक्रांत आए हैं, जब से मुस्लिम आक्रांत आए हैं, जब से ये अंग्रेज आए हैं, तब से इन्होंने स्ट्रेटजी हमारी ऐसे बना दी है। हमारे धर्म ग्रंथों में तक इतना परिवर्तन कर दिया गया कि हमको पता ही नहीं लगा कि हमारी किताबों में कुछ अलग से लिखा गया है या कुछ परिवर्तित किया गया है, और हम लोग मानने लगे कि ऐसा का ऐसा ही है। और आज हम लोग अपने ही धर्मों में कमियां निकालने लग जाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। गलत एक्चुअली में कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तव में गलत हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत की गई हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो यहाँ पे तो कुछ था नहीं, पुराण हिंदू धर्म से संबंधित है ना। और लिखा किसने है, जैन धर्म के एक बहुत ही विद्वान आदमी ने लिखा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो किसने लिखा है ये शांति पुराण, बताओ।
जिनसेन ने लिखा। अच्छा, जब ये जिनसेन जो है जैन धर्म के बहुत ही बड़े ज्ञानी टाइप के आदमी हैं और रह रहे हैं इधर साइड में, इधर कौन सा पड़ेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र पड़ेगा। तो कर्नाटक में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा है कन्नड़। कौन सी भाषा है, कन्नड़। तो यहाँ पे किस भाषा का सबसे ज्यादा विकास होगा, कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास होगा, है ना। कन्नड़ भाषा का बहुत ही ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, अमोघ वर्ष के समय में हुआ। इसके दरबार में तीन महान महान कवि हुआ करते थे जिन्हें हम त्रिरत्न कहते थे। क्या कहते थे, त्रिरत्न कहते थे। कोई नाम बता सकता है इसके त्रिरत्न कौन कौन से अमोघ वर्ष के? देखो हमने तुमको शुरुआत में बताया था इसको कविराज भी कहते हैं, बात याद है कि नहीं याद है? तो त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से थे, कोई बता सकता है? एक का नाम था पन्न, क्या नाम था? एक का नाम था पोन्न, क्या नाम था? एक का नाम था रन्न। बताओ त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पन्न, पोन्न और रन्न, है ना। चलो, तो पोन्न जो है इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा हुआ है मिस्टेक, ये जो शांति पुराण है, शांति पुराण ना करके इसको आदि पुराण कर लो। जिनसेन ने कौन सा पुराण लिखा है, आदि पुराण। देखो ये क्या हो रहा है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, आदि पुराण। आदि पुराण के बारे में बताया भी है ना, वहां पे भी बताया होगा कि जिनसेन ने लिखी है। यहाँ पे जो पोन्न है इन्होंने लिखी है शांति पुराण। किसने लिखी है, शांति पुराण। शांति पुराण किसने लिखी है ना, तो किसने लिखी, पोन्न ने। तो त्रिरत्नों में कौन कौन से आ जाएंगे, पन्न, पोन्न, रन्न। पोन्न ने कौन सी पुस्तक लिखी, शांति पुराण। और आदि पुराण किसने लिखी, जिनसेन ने। तो अभी इसमें कोई डाउट है? अभी इसमें और शासक आएंगे, इतना छाप लो तुम लोग, फिर आगे बताएंगे। अच्छा, अमोघ वर्ष में देखा हमने, अमोघ वर्ष खत्म, अभी खत्म कहाँ किया? अमोघ वर्ष पता है, अमोघ वर्ष ने जब जैन धर्म अपना लिया तो जैन धर्म में तुमको पता है एक विधि होती है, कहते हैं संलेखना, कि प्राण वैसे ही त्यागने हैं, बिना खाए पिए, बिना कुछ भी, जल भी नहीं ले सकते, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे सूख के मरना है ना। ये एक होता है प्राण, मतलब प्राण तुमको त्यागने हैं बहुत ही कष्ट में, है ना। अंतिम समय में तुम किसी चीज़ का भोग विलास नहीं कर सकते, सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना है, वैसे तुमको कष्ट में प्राण त्यागने हैं। ये एक विधि होती है संलेखना, जिससे तुमको मोक्ष मिलता कहते हैं जैन में, जैन के हिसाब से, है ना। तो इसने भी जैन धर्म अपना लिया था, तो ये भी क्या करेगा, संलेखना। तो इसकी संलेखना करने की विधि अलग थी, इसमें लिख लेना थोड़ा। इसने यहाँ पे एक थी तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी में ही इसने जल समाधि ले ली थी, ठीक है ना। तो अमोघ वर्ष के बारे में पूछेगा तो इस बारे में यहाँ पे लिख लेना कि जैन धर्म का था और इसने अपने प्राण कैसे त्यागे थे, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। जल समाधि मतलब ये है कि पानी के अंदर बैठ जाना, ऐसे ही, उसमें क्या तैरना, मुंह ऊपर नहीं निकालना, हाँ सांस ले लिए फिर अंदर चले गए, डुबकी नहीं लगाना है, एक बार में डुबकी लगा लिए, हाँ फिर आखिरी में तैरोगे जब हवा निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो समझ में आ जाएगा ये वाला अमोघ वर्ष का। तो उसकी मृत्यु का कारण लिख लेना, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक आ जाएगा, इसका नाम होगा इंद्र तृतीय। क्या नाम होगा, तृतीय। देखो जिसके बारे में कुछ जानने को है उसी के बारे में बताएंगे, है ना, सबके बारे में बताने से कोई मतलब है भी नहीं, है ना। तो इसके बारे में देखो बहुत महान शासक तो इंद्र तृतीय भी नहीं है, पर क्या हुआ इसके समय में एक बड़ी घटना हो गई। तो हमने बताया होगा अल मसूदी, याद है कि नहीं याद है? अल मसूदी की पुस्तक कोई लोग बता सकते हो? कोई लोग नहीं बता सकते हो, है ना। एक नाम था अल मसूदी, तो इसकी पुस्तक तो पता नहीं है, पर इतना पता है कि इसकी पुस्तक से हमको भारतीय मानसून की जानकारी मिली थी। भारतीय मानसून की सबसे सरसर जानकारी हमको कहाँ से मिली? अल मसूदी की पुस्तक से, है ना। भारतीय मानसून की जानकारी मिली थी, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसने भारतीय मानसून को दिखाया था कि कैसे कैसे यहाँ का मौसम सिस्टम है ना। तो ये कहाँ से हमको जानकारी मिली? अल मसूदी की। और अल मसूदी आया किसके समय में था? तो इंद्र तृतीय के दरबार में ही ये आया था। कौन? अल मसूदी, है ना। इतना याद हो जाएगा। अच्छा, तुमसे पूछ दिया जाए आया कहाँ से है, तो कोई लोग बता सकते हो? हाँ सोच के बताओ, थोड़ा मोरक्को बता रहे हो, मोरक्को बताओ। मोरक्को से अगर हम कहते हैं तुमसे कि इब्न बतूता आया तो, हाँ बताओ। हाँ तुम इसके बारे में बताओ, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, है ना। चलो देखो, ये हिंदुस्तान जैसा कुछ है, थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं। मानने में क्या है,
इसके इधर तुमको एक ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है? अरब प्रायद्वीप। पढ़ाया ना मैं पॉली क्लास में? नहीं पढ़ाया अभी नहीं पढ़ाया यहाँ पे, है ना, बताएंगे। तो इसमें यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे एक यमन देश है, ऊपर के साइड में ओमान है, और इस वाले बड़े वाले देश को क्या कहते हैं? सऊदी अरब, है ना। अभी बताएंगे। यहीं पे तुमको मिलेगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें है अबू धाबी, क्रिकेट होता है वहाँ पे, है ना। यहीं पे शारजा क्रिकेट स्टेडियम, और यहीं पे है दुबई, हाँ छोटा वाला, है ना। देखो यहीं पे है वो क्या कहते हैं, यूएई में ही है दुबई। क्या नाम है? दुबई, है ना। तो दुबई में क्या है? बुर्ज खलीफा, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए फेमस है दुबई। तो वो भी इसी अरब प्रायद्वीप पे ही है। इसी के पड़ोस में दो छोटे छोटे देश हैं, कतर और बहरीन, वो भी वहीं पे हैं, है ना। कतर एयरलाइंस अभी सुना होगा, मैटर आया था कुछ, है ना। यहीं पे तुम देखोगे कुवैत भी वहीं है, अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका कब्जे में क्या, वहाँ का पेट्रोल जो भी है, पेट्रोलियम निकाल रहा है अमेरिका, है ना, वो बताएंगे मैं पॉली क्लास में। तो ये समझ लो, मतलब इसी वाले प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो पहले अलग अलग देश इतने सारे नहीं होंगे, केवल एक ये प्रायद्वीप होगा। तो इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या कहते थे? अरब कहते थे, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे अरब कहते थे। अभी के समय में जो इधर ईरान है, इस वाले क्षेत्र को पहले फारस कहा करते थे, ये वाला फारस का क्षेत्र और ये वाला अरब का क्षेत्र। तो इसी अरब के क्षेत्र से कौन आया था? भारत। यहीं से ये आया, कौन? अल मसूदी। और जो तुमने कहा था ना कि मोरक्को से, तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था। कौन आया था? मोरक्को से इब्न बतूता आया था। तो अरब से एक यात्री आया जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ पे आया? तो इधर राष्ट्रकूटों के दरबार में, इंद्र तृतीय के दरबार में आया। और इसने एक पुस्तक लिखी जिसमें इसने भारत के पूरे संपूर्ण भारत के मानसून के बारे में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बताया। बात समझे नहीं समझे, है ना। अच्छा, ये आया है इंद्र तृतीय के दरबार में। तो जब भी ये कहेगा, पूरा हिंदुस्तान घूमा, इसने हिंदुस्तान में कहा कि उस समय के तत्कालीन राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? कौन होगा? इसने सर्वश्रेष्ठ राजा किसे बताया? बताओ, सर्वश्रेष्ठ राजा किसे बताया? इंद्र तृतीय को बताया। इसने बताया, हाँ भैया, आप जिसके दरबार में है उसकी थोड़ी ना बेइज्जती करोगे कि तुम बेकार खच्चर राजा हो, हैं। तो इसने कहा कि हाँ उसने कहा ये मिटा दे, हाँ। तो इसने कहा कि देखो, उस समय तत्कालीन हिंदुस्तान में सबसे प्रतापी शासक, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? इंद्र तृतीय है। तो इतना याद रखना, तुमसे यही पूछा जाएगा कि अल मसूदी किसके दरबार में आया? तो इंद्र तृतीय के दरबार में आया, है ना। इसकी पुस्तक, अगर तुमसे ऐसा पूछा जाएगा भारतीय मानसून के बारे में सबसे सर्वश्रेष्ठ जानकारी किसकी पुस्तक से मिलती है? तो अल मसूदी। पूछा जाएगा कहाँ से आया? तो अरब के प्रायद्वीप से आया, अरब से आया, है ना, सीधे अरब आएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, अगला आ जाएगा कृष्ण तृतीय। कौन आ जाएगा? कृष्ण तृतीय। पहले कृष्ण प्रथम था, याद है नहीं याद है? कृष्ण प्रथम अभी कौन जिन्हें बनाई थी एलोरा की गुफाएं, ध्यान है। अब ये कौन है? कृष्ण तृतीय है। कौन है? तीसरा वाला कृष्ण, है ना, कन्हैया। कौन है ये? कृष्ण तृतीय है। अब इसने क्या किया? तुमको याद होगा जब हमने चोल वंश पढ़ाया था, यहाँ पे चोल वंश है। ये चोल वंश वालों ने पांड्य पे हमला कर दिया था। चोल में कौन सा शासक था? परांतक। कौन था? परांतक, है ना। और परांतक ने हमला कर दिया था पांड्य पे। और पांड्य में उस समय शासक कौन था? नल्लिवकोडन। कौन था? नल्लिवकोडन, है ना। तो नल्लिवकोडन को परांतक ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। जीता कौन था? परांतक। हारा कौन था? नल्लिवकोडन। और पूरा का पूरा ये पांड्य साम्राज्य भी चोल में मिल गया। तो पूरा चोल इतना हो गया, बड़ा हो गया, है ना। इसे लगने लगा कि पांड्यों को हरा दिया, सबसे ज्यादा धनी साम्राज्य हमारे अंदर आ गया है, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। यही गलती इसने कर दी और ये कहाँ? इधर आ गया। इधर इधर आ गया। इधर चालुक्य कहाँ है? तब राष्ट्रकूट आ गए ना। और राष्ट्रकूटों के समय में, उस समय राष्ट्रकूट कौन हुआ करता था? कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय। अब कृष्ण तृतीय किससे लड़ने आ गया? कृष्ण तृतीय से लड़ने के लिए कौन आ गया? ये परांतक यहां से चला गया कृष्ण तृतीय से। यहां कौन मिलेगा इसको? कृष्ण तृतीय, है ना। यहां पे एक युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहते हैं तक्कोलम का युद्ध। क्या कहते हैं? पढ़ा चुके हैं, जब चोल पढ़ाए थे। तक्कोलम का युद्ध, है ना। कौन कौन लड़ा? कृष्ण तृतीय और परांतक, है ना। परांतक प्रथम इसको लिखाया होगा, ध्यान देना वहां पे।
है ना। तो चोल जब पढ़ाया तो परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, जिसे युद्ध का क्या नाम दिया गया, तक्कोलम का युद्ध। और ये तक्कोलम का युद्ध जीता कौन था, कृष्ण तृतीय जीता था। ये चोल साम्राज्य यहाँ पे हार गया था। सोचो इतना महान साम्राज्य चोल, और उसको किसने हरा दिया, राष्ट्रकूट। तो क्या हल्के में लेने वाले थे ये, हल्के में थे ही नहीं। तो उसने किसको हरा दिया, परांतक को हरा दिया। जीता कौन, कृष्ण तृतीय जीत गया, है ना। तो क्या चोल इसके कब्जे में आ गया पूरा, चोल कब्जे में नहीं आया, केवल परांतक प्रथम हारा है। और उसके बाद में कौन आता है, राजराज। उसे कोई पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो उससे कोई पंगा लेने गया नहीं, है ना। तो चोल अपनी जगह पे स्थापित रहा, लेकिन चोल हारे, किससे हारे, राष्ट्रकूटों से हारे अपने। हमने कहा था ना कि चोल दूर की लड़ाई में लड़ने के लिए बहुत ज्यादा योग्य थे। हमने कहा जब चोल पढ़ाया तो उनको बताया कि चोलों की नौसेना सबसे बेहतरीन नौसेना थी, है ना। और नौसेना का वो काम आती है जब दूर की लड़ाई होगी। दूर की लड़ाई में नौसेना से बेहतर कोई भी सेना नहीं है। तुम थल सेना ले जाकर के तुम ऑस्ट्रेलिया पे हमला नहीं कर सकते, कैसे जाओगे थल सेना लेकर के, पानी है पूरा हिंद महासागर पार करो, कैसे जाओगे। ना वायुसेना ले जा सकते हो, इतनी दूर में थक जाएंगे वायुयान, 8 घंटे 9 घंटे का उड़ान भरेगा, उसके बाद में करो मार, वहां पे कर ही नहीं सकते। अब तुम अपनी लेके जाओ जल सेना, है ना। अब जल सेना में क्या होगा, बड़े बड़े विमान है तुम्हारे, उसमें हजारों सैनिक एक बार में भर लिए, ऊपर तुमने लड़ाकू विमान हवाई जहाज भी रख लिए, उसके ऊपर थल सेना भी भर ली, उसके अंदर पूरा व्यवस्थित कर लिया। और उसमें जो पानी वाला जहाज है तुम्हारा, विमान है, विमान वाहक पोत है, उसमें भी तुम्हारे लगे हुए मिसाइल गाइडेड सिस्टम पूरा, वहां से भी वार कर रहे हो, तट पे लगा करके वहीं से तुमने फ्लाइट उड़ा दी, वो भी साइड में लगा करके सेना भी उतार दी। तो दूर की युद्ध में नौसेना तुम्हारी काम आती है। और नौसेना सबसे तगड़ी किसकी थी, चोलों की थी। तभी तो हमने बताया कि वहां जाकर के उधर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया सब जीता था इन्होंने। दूर दूर के युद्ध में बहुत नाम था चोलों का। पर ये हारे किससे, राष्ट्रकूटों से हारे। हाँ, क्योंकि ये अंदर की लड़ाई थी, है ना। और अंदर की लड़ाई भी उसके बाद में जब ये हारे राष्ट्रकूटों से, अगली बार जब ये उठे तो और एकदम से मतलब पूरी एनर्जी के साथ आ गए, राजराज आ गया अगली बार में। और राजराज एकदम मार सबके धो दिया, आसपास पूरा सन्नाटा कर दिया जब मारा, तो चोल साम्राज्य एकदम से फिर फैल गया, है ना। फिर उसके बाद में आ गया राजेंद्र चोल, जिसे राजेंद्र प्रथम के नाम से जानते हैं। राजेंद्र चोल आ गया, उसने तो पूरा भौकाल मचा दिया कि जब तक वो रहा तब तक पूरे हिंदुस्तान पे कोई नहीं लड़ने आया, तो इनकी क्या हिम्मत पड़ती वहां पे। तो हाँ, वही तो करे, पूरे हिंदुस्तान ये जब तक यहाँ पे राजेंद्र चोल रहा तब तक हिंदुस्तान भर में कोई नहीं हमला करने आया, जो जहां था सुकून से रह रहा था। लेकिन राजेंद्र चोल के जाने के बाद में क्या हुआ, फिर बवाल होगा कि नहीं होगा। तो यही बवाल हुआ। तो तक्कोलम का युद्ध किसके इसके बीच में लड़ा गया, कृष्ण तृतीय और परांतक चोल के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। जीता कौन, कृष्ण तृतीय जीत गया। यहाँ पे चोल शासक हार गए। इसके बाद में एक आएगा खच्चर शासक, जब बड़े बड़े योग्य शासक हो जाएंगे तो उसके बाद खच्चर का आना तो निश्चित है, आएगा कि नहीं आएगा। तो आ गया कर्क। कौन आया, कर्क द्वितीय, है ना। कौन राजा आया, कर्क द्वितीय आया। अब ये क्या है, खच्चर शासक है, तो यही हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक। ये क्या हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, हमने जब शुरुआत की थी इस वंश की, तभी हमने तुमको बताया था इस वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। हमने कहा था उसने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी गलती की है। क्या, इसने सामंत बना के रखा है किसको, यहाँ पे रहने वाले चालुक्यों को। और चालुक्यों में उस समय वहां पे कौन था, तैलभ द्वितीय। जब ये कृष्ण कर्क द्वितीय था तब यहाँ पे कौन सा इसका सामंत था, तैलभ द्वितीय। कौन था, तैलभ द्वितीय। ये क्या है, ये चालुक्य है। कौन है, चालुक्य है, जिनके घर में तुमने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। ये राष्ट्रकूट है। ये कौन सा है, राष्ट्रकूट है। कर्क द्वितीय क्या है, राष्ट्रकूट है। किसकी जगह पे रह रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे चालुक्य रहते थे। कौन से, वातापी वाले। पर चालुक्यों को ही इन्होंने अपने घर में सामंत बना करके रखा। और ये चालुक्य इंतजार कर रहे थे कि कब इनमें कोई खच्चर शासक आएगा और हम दोबारा से अपनी जमीन हथिया लेंगे, अपना साम्राज्य हथिया लेंगे। और फिर आया समय, कर्क द्वितीय क्या हुआ, कि खच्चर शासक आया और इधर तैलभ द्वितीय ने इस पे क्या कर लिया, इसको मारा। फिर, है ना, कॉलर पकड़ी, मार धनाधन, दे चपाटा दे चपाटा। अब ये पूछ रहा, भैया मार कह रहे हो, तुम तो हमारे सामंत हो, तुमको समस्या क्या है। उसने कहा, याद करो हमारे अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू को तुम्हारे अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू ने मारा था। इसने कहा, इतनी पुरानी बात तुमको याद है। कहा, भूलते कहाँ हैं हम, जो भूल जाए वो चालुक्य कहाँ, है ना।
अब इसने क्या किया, तैलभ द्वितीय ने कर्क द्वितीय को मारा और पूरा खत्म कर दिया। इसने वो गलती नहीं की जो इधर पल्लवों ने की थी। पल्लवों ने गलती की थी, चोलों को बचा के रखा था। राष्ट्रकूटों ने गलती की थी, चालुक्यों को बचा के रखा था। इसने वो गलती नहीं की। इसने अगली बार जब मारा तो खत्म कर दिया और राष्ट्रकूट यहीं से खत्म। तो कर्क द्वितीय खत्म, अगली बार कौन चालू हो जाएगा, चालुक्य स्टार्ट हो जाएगा फिर से। कौन सा इसका संस्थापक बनेगा अगली बार, तैलभ द्वितीय। अच्छा, जब तैलभ द्वितीय यहाँ पे आया तो राष्ट्रकूट वंश खत्म, कौन सा वंश फिर से चालू हो जाएगा, चालुक्य वंश फिर से स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी वातापी। वातापी से जब राष्ट्रकूट आए तो कहां लेकर के गए, मान्यखेट। यहाँ पहले वातापी था, वातापी से ले जाकर के मान्यखेट ले आए। ये अगली बार जब फिर से तैलभ द्वितीय आया, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, बनानी चाहिए थी इसको मान्यखेट, क्योंकि वही करंट टाइम पे थी। अगर वो भी ना बनाता, थोड़ा सेंटिमेंटल आदमी होता, तो कहता हम पुरानी वाली बनाएंगे। कहां पे, वातापी में। लेकिन ये उससे भी चालाक था, कहा यहाँ पहले पिटा चुके हैं, यहाँ अभी पीटे हैं, तो इन दोनों से दूर रहेंगे। अभी कहाँ जाएंगे, अभी इधर बनाएंगे कल्याणी में, जो दोनों ही लफड़ों से दूर होगा। तो अगली बार चालुक्य अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे, कल्याणी। इसीलिए अगले वाले जो चालुक्य होंगे इनको क्या कहेंगे, कल्याणी के चालुक्य। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, तैलभ द्वितीय। किसको मार के बनेगा, कर्क द्वितीय को। अब थोड़ी दक्षिण भारत का इतिहास समझ में आ रहा है, अब तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा, है ना। फिर इसके बाद में बेंगी आएंगे। बेंगियों का कोई बहुत ज्यादा है नहीं, बस दोबारा से स्टार्ट किया ही था और खत्म हो गए, उनमें कुछ विशेष था नहीं, ठीक है ना। तो ये दक्षिण भारत का इतिहास है। इतना कुछ समझ में आया तुमको। अब थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़े, अब पाल पढ़ लेंगे। इधर इधर क्या पढ़ेंगे, प्रतिहार, गुर्जर, फिर राजपूत और फिर उसके बाद मुगल। मुगल क्या, उसके बाद में पहले आएंगे वो मोहम्मद गौरी आएगा, है ना, ये सब आएंगे। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से गुलाम वंश की स्थापना करा देंगे और फिर उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे मिडिवल हिस्ट्री, है ना। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, इधर प्रतिहार पढ़ना है, गुर्जर पढ़ना है, इधर हमको पढ़ना है पाल वंश, क्योंकि पाल वंश में अभी धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये प्रतिहार वाला छोड़ दें, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पाल वंश से आएंगे, है ना। तो उससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए पाल वंश पढ़ लेंगे पहले, फिर राजपूत पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, है ना। फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री, पूरी इंपॉर्टेंट है, वो तो पूरी एक तरफ से पढ़ते चलेंगे, है ना। तो अब दक्षिण भारत के इतिहास में कोई समस्या है तुमको, कहीं पे कुछ लग रहा है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार आए गए, उसी में खिचड़ी बहुत ज्यादा है। पर कोशिश की है समझाने की कि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पूरी मूवी की तरह बना के तुमको समझाने की कोशिश की है ना। तो समझ में आ जाएगा पूरा, चलो छाप लो।